हेलो स्टूडेंट्स, आपको हमने इससे पहले मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ाया था प्लांट्स में। तो मिनरल न्यूट्रिशन पार्ट 1 में आपने देखा था कि कितने तरह के मिनरल्स होते हैं और मिनरल्स प्लांट्स के लिए किस प्रकार से यूज़फुल हैं। आपको पता है कि जितने भी मिनरल्स होते हैं वो रॉक के डिग्रेडेशन से बनते हैं। तो दे आर फॉर्म्ड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ द रॉक्स, सो दे आर कॉल्ड द मिनरल्स एंड द यूटिलाइजेशन बाय द प्लांट्स इन दीज मिनरल्स इज कॉल्ड द मिनरल न्यूट्रिशन। तो इससे पहले आपने मिनरल न्यूट्रिशन जो देखा तो दे आर कैटेगराइज्ड इनटू द मैक्रो एज वेल एज माइक्रो। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, तो minerals are classified on the basis of quantity as well as their specific function. On the basis of quantity as well as on the basis of their function. On the basis of quantity, the minerals are again classified into the macro as well as the micronutrients. So this is the macronutrients and these are the micronutrients. इन सब की हम स्टडी पहले कर चुके हैं. The minerals which are needed by the plants in the large amount is called the macronutrients as well as the minerals needed by the plants in the very less amount is called the micronutrients. On the basis of function, the minerals are classified into the framework minerals. These are the framework minerals, the carbon, hydrogen and oxygen is the framework minerals, as well as the minerals utilized for the catalytic action, as well as minerals again classified on the basis of energy production, etc. These are the categories of the minerals. तो इससे पहले आप मिनरल्स पढ़ चुके हैं और पिछले टॉपिक में, और आपने ये भी देखा कि मिनरल्स का जो यूज़ है वो प्लांट्स में वो क्या क्या है, एक जनरल यूज़ हमने पढ़ा था. आज के टॉपिक पर हम पढ़ते हैं मिनरल्स में द पर्टिकुलर मिनरल्स एज वेल एज देयर फंक्शन, कि अलग अलग जितने भी मिनरल्स हैं उन सब का फंक्शन क्या है. लास्ट टॉपिक में इससे पहले कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सोर्सेज एंड क्या पढ़ रहे हैं हम, सोर्सेज एंड देयर फंक्शंस. तो जो इंडिविजुअल मिनरल्स हैं, तो इंडिविजुअल मिनरल्स में इनके क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या फंक्शन है, एज वेल एज द डेफिशिएंसी सिम्टम्स. अगर उनकी डेफिशिएंसी हो रही है तो कौन कौन से सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स. तो इंडिविजुअल मिनरल्स में हम जब आते हैं तो इसमें आप देखते हैं द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज आर द कलेक्टिवली कॉल्ड द फ्रेमवर्क एलिमेंट्स एज वेल एज द फ्रेमवर्क मिनरल्स. फ्रेमवर्क एलिमेंट्स also called the protoplasmic minerals. तो प्रोटोप्लाज्मिक मिनरल्स हैं या प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स हैं, दे आर टेक पार्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ कंपाउंड्स एज वेल एज आल्सो द इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. तो प्रोटोप्लाज्म का भी इंग्रेडिएंट है, फ्रेमवर्क एलिमेंट भी कहते हैं, और CO2 और H2O के फॉर्म में यूटिलाइज होते हैं. दे आर यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ द CO2 एज वेल एज द H2O. नाउ द वेरियस सोर्सेज ऑफ द अदर मिनरल्स. नाउ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन is found into the younger parts of the plants as well as the fourth most abundant mineral, and in the nature it is found in the form of the nitrogen gas, but the plants cannot absorb in the form of the nitrogen gas. So nitrogen gas is converted into the ammonium ions
नाइट्राइट या नाइट्रेट एट्सेट्रा. It is utilized in the form of the nitrate, nitrite as well as ammonium ions. यंगर पार्ट्स में पाया जाता है. फोर्थ मोस्ट एबंडेंट मिनरल है. नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में नाइट्रोजन पाया जाता है, बट यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ द मोस्टली नाइट्रेट एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ द अमोनियम एमाइड्स एट्सेट्रा. Now this is the utilizable form of the nitrogen. So what is the function of the nitrogen? The function of nitrogen is mainly it is involved in the protein, nucleic acid as well as अदर सब्सटेंसेस. अब जो प्रोटीन में पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम के फॉर्म में प्लांट्स द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है. तो अब डेफिशिएंसी सिम्टम क्या होगा? व्हाट इज द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ द नाउ द डेफिशिएंसी सिम्टम. क्या डेफिशिएंसी सिम्टम होंगे इसमें? इज द स्टंटेड ग्रोथ. जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो कम हो जाएगी. एज वेल एज नेक्रोसिस मीन्स टिश्यू डिके. टिश्यू का डिकम्पोजिशन हो रहा है यहाँ पर. स्टंटेड ग्रोथ कम हो रही है. ग्रोथ कम होने के अलावा और कौन कौन से सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं इसमें? कौन बता सकता है? as well as the chlorosis, also called the हरिमहीनता. प्लांट्स में हरिमहीनता हो जाएगी. द येलोइंगनेस ऑफ लीव्स. प्लांट्स कैसे हो जाएंगे? प्लांट्स जो लीफ हैं वो येलो कलर की हो जाएंगी. येलो कलर के होने के अलावा जो डोरमेंसी है लेटरल बर्ड्स की डोरमेंसी हो जाएगी. इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीज़न एज वेल एज द डोरमेंसी ऑफ द लेटरल बर्ड्स. जो लेटरल बर्ड्स हैं वो डोरमेंट हो जा रही है. These are the deficiency symptoms of the nitrogen: stunted growth, chlorosis, yellowiness of leaves, inhibition of the cell division, as well as the dormancy of the lateral buds. Lateral buds जो होती हैं वो dormant हो जाती हैं. नेक्रोसिस हो जाता है, सेल डिवीज़न रुक जाता है, लीव्स जो हमारी येलो कलर की हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, क्लोरोसिस हो जाता है. These are the deficiency symptoms of the nitrogen. Now we come into the next macronutrient is the phosphorus. What is the source of the phosphorus in the plants? प्लांट्स में क्या सोर्सेज हैं? कोई बता सकता है आपके क्या सोर्सेज है प्लांट्स में? यंग टिश्यू में पाया जाता है. Found into the young tissue, as well as the plants are absorbed the phosphorus in the form of the phosphate. Mainly phosphate के फॉर्म में प्लांट्स इसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं. तो फॉस्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करने के अलावा और क्या फंक्शन हो जाएगा इसका? इस फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं. अब मेन जो सोर्सेज हैं उसमें क्या क्या फंक्शन है इसका? जो हमारे कंस्टिट्यूएंट है सेल मेम्ब्रेन का, न्यूक्लिक एसिड का, इट इज़ अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन
न्यूक्लियोटाइड्स ATP, ADP, NADP. These are the various energy compounds as well as the electron carriers which constitute the phosphorus. इन सब में फास्फोरस पाया जाता है और जब फास्फोरस पाया जाता है तो ही इनके आगे फंक्शन हो पाता है। अब फास्फोरस के अलावा और जो मेन पार्ट है तो फास्फोराइलेशन रिएक्शंस होती है, essential for phosphorylation. फास्फोराइलेशन के लिए इसेंशियल है। हम आते हैं इसमें डेफिशिएंसी सिम्टम कि अगर इसमें डेफिशिएंसी हो जा रही है तो क्या क्या इसमें कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं। तो डेफिशिएंसी सिम्टम है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द फास्फोरस, डिले इन सीड जर्मिनेशन, सीड आसानी से जर्मिनेट नहीं करेगा, एज वेल एज राइपनिंग ऑफ जो राइपनिंग हो रही है सीड्स की तो उसमें डिले हो जाएगा, सीड में जर्मिनेशन नहीं होगा। इसके अलावा जो प्री मैच्योर फॉल है लीफ की वो हो जाएगी। पर्पल रेड स्पॉट्स आ सकते हैं, तब पर्पल एंड रेड स्पॉट, पर्पल एंड रेड स्पॉट्स ऑन लीव्स एज वेल एज द प्री मैच्योर फॉल, ग्रोथ होने से पहले ही, फुल डेवलप होने के पहले ही जो प्री मैच्योर फॉल। दीज आर द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ द फास्फोरस। डिले इन सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, उसमें डिले हो जाएगा। राइपनिंग ऑफ सीड, इसमें डिले हो जाएगा। पर्पल और रेड कलर के स्पॉट आ सकते हैं लीव्स पर। प्री मैच्योर फॉल हो रहा है, पहले से ही लीव्स जो है डेवलप होने के पहले ही क्या करने गिरने लगेंगी। देयर इज डेफिशिएंसी सिम्टम्स। नाउ इन द हम इसके बाद थर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं, दैट इज द पोटेशियम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाया जाता है, फाउंड इनटू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू as well as the plants absorb the potassium in the form of the K plus ions। जो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो K plus ions के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब जो देखते हैं फंक्शन क्या है यहाँ पर पोटेशियम का, तो ओपनिंग एंड फंक्शन क्या है, हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज द वेरियस अदर फंक्शंस। तो जो जो फंक्शंस इसमें क्रिएट होते जा रहे हैं वो हमको एक एक करके देखना है। कैटायन एनायन का बैलेंस करते हैं, कैटायन एनायन बैलेंस इन द प्लांट्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाया जा रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैटायन एनायन के बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा जो टर्जिडिटी होती है, मेंटेन द टर्जिडिटी, मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ प्लांट्स, जो सेल्स की टर्जिडिटी बनाए रखते हैं, एज वेल एज द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम्स, एंजाइम की एक्टिवेशन के रिस्पॉन्सिबल, एक्टिवेशन ऑफ the various enzymes। These are the characteristic features या these are the important functions of the potassium। अब हम इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स पढ़ते हैं कि अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या क्या, और द डेफिशिएंसी सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड इन द absence ऑफ द पोटेशियम। अगर पोटेशियम कम हो जा रही है तो क्या हो जाएगा, स्कॉच्ड लीफ टिप्स, स्कॉच्ड लीफ टिप्स, लीफ टिप जो है स्कॉच्ड हो जाएगी। एज वेल एज दे आल्टर द टर्जिडिटी, द डिस्टर्बेंस इन द टर्जिडिटी, जो टर्जिडिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। एज वेल एज द बहुत सारे ऐसे एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं वो स्लो हो जाएंगे।
और एपिकल डोमिनेंस लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस, लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस। डू यू नो व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस? प्लांट्स में जो मेन ब्रांच है वो कंटिन्यू क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, दिस इज कॉल्ड द एपिकल डोमिनेंस एज वेल एज द इंटरवेनल क्लोरोसिस, इंटरवेनल क्लोरोसिस। दिस इज द लीफ, these are the veins and this is the intervenous chlorosis, the yellowing of the leaves into the between the veins, this is the intervenous chlorosis. These are the deficiency symptoms of the potassium, is called leaf tip disturbance in the tertiary, loss of apical dominance, intervenous chlorosis, etc etc. now इसके बाद हम नेक्स्ट मिनरल में आते हैं। NPK is also called the primary nutrients, also called the critical elements। जो NPK था ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स भी कहलाते हैं। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के अलावा क्रिटिकल एलिमेंट्स भी इन्हें कहते हैं। And they are continuously used by the plants, so always their deficiency takes place into the soil। लगातार सॉइल में इसकी डेफिशिएंसी रहती है क्योंकि ये एलिमेंट्स लगातार प्लांट के द्वारा क्या होते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट मिनरल में हम आते हैं। अब इसके बाद जो आप मिनरल देख रहे हैं, अभी तक हमने NPK देख लिया, हम आते हैं कैल्शियम में। कैल्शियम भी यहाँ पर एपिकल पार्ट में, मेरिस्टेमेटिक पार्ट में पाया जाता है, यंगर पार्ट में पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक एज वेल एज द younger parts, and the calcium is absorbed by the plants in the form of the calcium ions। कैल्शियम आयन के फॉर्म में प्लांट्स उसको क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैल्शियम? द कंस्टिट्यूएंट ऑफ, जो कंस्टिट्यूएंट है सेल वॉल। एक पार्ट होता है मिडिल लेमेला, अगर आपने नाम सुना हो। व्हाट इज द मिडिल लेमेला? जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है, सेल वॉल में जो मिडिल लेयर होती है इसका कॉल्ड मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिडिल लेमेला के लिए रिस्पॉन्सिबल होने के अलावा जो अन्य फंक्शंस हैं इसमें कैल्शियम में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाया जा रहा है, डिफरेंशिएटिंग पार्ट है, कैल्शियम आयन के रूप में यूज़ हो रहा है, सर्टेन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को एक्टिवेट द मेटाबॉलिक रिएक्शंस को एक्टिवेट कर रहा है, एज वेल एज व्हाट इज द अदर फंक्शन ऑफ द कैल्शियम यूज द सेल वॉल एंड द स्टेबलाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, स्टेबलाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है उसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द कैल्शियम। नाउ द डेफिशिएंसी सिम्टम्स, अगर इसकी कमी हो जाती है कैल्शियम की सॉइल में या प्लांट्स में, अगर डेफिशिएंसी हो जा रही है तो डेफिशिएंसी होने के कारण कौन कौन से सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं उसको हमको पढ़ना है। दीज आर द डेफिशिएंसी सिम्टम्स। जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होंगे तो क्या हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ इज द डेफिशिएंसी सिम्टम्स। स्टंटेड ग्रोथ एज वेल एज नेक्रोसिस। तो ग्रोथ कम हो जा रही है प्लांट्स में, नेक्रोसिस हो रहा है, टिश्यू डैमेज हो रहा है, टिश्यू डिके हो रहा है। टिश्यू डिके होने के अलावा विदर टिप डिसीज कहते हैं इसको, प्री मैच्योर लीफ एंड बड फॉल हो रहा है। नॉर्मली एब्सेशन वर्ड भी यूज़ करते हैं इसके लिए। पतझड़ में पत्तियां गिर जा रही हैं तो इसमें प्री मैच्योर लीफ फॉल है, उसको डैमेज परिपक्व होने से पहले ही गिर जा रही है। दीज आर द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ द कैल्शियम। नाउ
डिसीज कॉल्ड द विदर टिप डिसीज, विदर टिप डिसीज। एक और पार्ट है विदर टिप डिसीज की, है जो है क्या हो रही है, जो टिप हो रहा है उसका वो क्या कर जा रहा है, यहाँ पर सूख जा रहा है, विदर माने सूखना। तो दीज आर द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ द कैल्शियम। नाउ आफ्टर कैल्शियम इट कम्स इनटू द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में आते हैं हम, आपको पता है एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम आयंस। अब फंक्शन क्या है इसमें, कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का मेन कंस्टिट्यूएंट है। इसके अलावा एज वेल एज एक्टिवेटर है ऑफ वेरियस एंजाइम्स। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिसमें मैग्नीशियम क्या कर रहा है, एक्टिवेटर की तरह कार्य कर रहा है। अब क्लोरोफिल में पाया जा रहा है बहुत सारे एंजाइम्स में एक्टिवेटर का रोल प्ले कर रहा है, और जब एक्टिवेटर का रोल प्ले कर रहा है तो अगर इसको मतलब एक्टिवेशन नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें डेफिशिएंसी सिम्टम क्रिएट होंगे। जब डेफिशिएंसी सिम्टम क्रिएट होंगे तो ये पोरफायरिन रिंग बनाता है, डीएनए आरएनए को सिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में करता है, रोल इन फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रेस्पिरेशन। अब अगर डेफिशिएंसी देखते हैं इसकी, व्हाट इज द डेफिशिएंसी, द डेफिशिएंसी सिम्टम्स में क्या हो जाएगा, क्लोरोसिस हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। तो क्लोरोसिस इज आल्सो द डेफिशिएंसी सिम्टम, नेक्रोसिस इज द डेफिशिएंसी सिम्टम, एज वेल एज द प्रीमेच्योर लीफ फॉल, स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ, दीज आर द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ द मैग्नीशियम। हम किस में आते हैं, मैग्नीशियम के बाद आते हैं इसमें कॉपर में क्यूप्रस आयंस के रूप में प्लांट्स द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। क्या रोल है इसमें, रोल इन एंजाइम एक्टिवेटर, बहुत सारे एंजाइम्स में एक्टिवेटर का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर कॉपर, और इसकी डेफिशिएंसी से यहाँ पर क्या हो जा रहा है, रिक्लेमेशन डिसीज, दिस इज द रिक्लेमेशन डिसीज इन प्लांट्स। रिक्लेमेशन डिसीज क्या, पुनर्ग्रहण रोग। इसमें दीज आर द डेफिशिएंसी सिम्टम्स विच आर ओनली क्योर्ड बाय द एडिंग दीज मिनरल्स इनटू द सॉइल। अगर सॉइल में ये वाले मिनरल्स को ऐड कर दिया जाए तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे और जो प्लांट की ग्रोथ है वो नॉर्मल हो जाएगी। अगर वो सब नहीं हो पा रहा है तो ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्रिएट होंगे, ये कॉपर में पाया जाता है। इसके अलावा हम आते हैं बोरन में, बोरेट आयनों के रूप में प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ द बोरेट आयंस। अब जो बोरॉन है वो बोरेट आयनों के रूप में हमारे प्लांट्स क्या कर रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो क्या फंक्शन है आपका यहाँ पर बोरान का, जो बोरेट आयनों के रूप में ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कोई बता सकता है बोरेट आयनों के रूप में जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं प्लांट्स में? अगर बोरॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट्स में तो बोरान की डेफिशिएंसी से कौन कौन से सिम्टम्स क्रिएट होंगे वो आपको पता होने चाहिए। तो अगर बोरान की यहाँ पर डेफिशिएंसी हो रही है तो लीव्स में और सीड्स में पाया जाता है, बोरेट आयनों के लिए यूज़ होता है। और यूटिलाइजेशन ऑफ द कैल्शियम, यूजफुल इन द यूटिलाइजेशन ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम आयन के यूटिलाइजेशन के लिए बोरेट आयन इसेंशियल है, बोरान इसेंशियल है। अगर इसमें यहाँ पर कैल्शियम की यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि बोरान की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब बोरान की डेफिशिएंसी के बाद इसमें मेम्ब्रेन में फंक्शन करता है, पॉलिन ग्रेन के जर्मिनेशन में करता है, सेल इलोंगेशन में करता है, यूजफुल इन द सेल इलोंगेशन, पॉलिन जर्मिनेशन, पॉलिन ग्रेन जर्मिनेशन, इतने सारे फंक्शंस हैं बोरान के।
अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जा रही है तो डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इसे कहते हैं हार्ट रॉट डिसीज़ क्रिएट होती है, हार्ट रॉट डिसीज़। नॉर्मली बीट में, चुकंदर में होती है, शुगर केन में भी होती है। ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं जो बोरान की डेफिशिएंसी से क्रिएट हो रहे हैं हार्ट रॉट डिसीज़। इसके अलावा रूट नोडुल्स नहीं बनते हैं, जो रूट नोडुल्स नहीं बनेंगे उसके लिए भी आपको इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जो इनहिबिशन ऑफ रूट नोडुल्स इन लेग्यूम्स, जो लेग्यूम्स होते हैं उसमें रूट नोडुल नहीं बनेंगे। जब रूट नोडुल नहीं बनेंगे तो आपको पता है जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो इसके अंदर इंटर नहीं करेगा। जब सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इसके अंदर इंटर नहीं करेगा तो क्या नहीं होगा, यहाँ पर क्या फंक्शन नहीं होगा। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट में। तो रूट नोडुल्स के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, बोरन चाहिए। तो ये बोरन एसेंशियल हो गया, तो कॉपर हो गया, बोरन हो गया। अब इम्पॉर्टेंट उसमें आते हैं, एक मिनरल है यहाँ पर जिंक, नाम सुना होगा आपने। ये जिंक आयन के रूप में Zn++ के रूप में प्लांट्स द्वारा क्या होता है, यूटिलाइजेबल होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो क्या फंक्शन है इसका जिंक का, वो आपको पढ़ना है। जिंक आयनों के रूप में है, टिश्यू में पाया जाता है, एक्टिवेट वेरियस एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट्स ऑफ वेरियस एंजाइम्स एज वेल एज इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन करता है, इंडोल एसिटिक एसिड। क्या है ये, द इंडोल एसिटिक एसिड आल्सो कॉल्ड द ऑक्सिन हार्मोन, दिट इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो जो ऑक्सिन हार्मोन है उसके फॉर्मेशन के लिए इसेंशियल है, वेरियस एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। अगर जिंक की डेफिनेशन यहाँ पर डेफिशिएंसी हो जा रही है तो कौन से सिम्टम्स क्रिएट होते हैं प्लांट्स में, जो मलफॉर्म लीव्स है, इंटरवेनर क्लोरोसिस है। तो जो डेफिशिएंसी है मलफॉर्म लीव्स कहते हैं, इज द मलफॉर्म लीव्स, इट मीन्स द लीव्स इज नॉट इन द पर्टिकुलर पैटर्न। जो लीव्स का फॉर्मेशन है, लीव्स का साइज है, शेप है, वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो मलफॉर्म्ड लीव्स हो गई। एज वेल एज इंटरवेनल क्लोरोसिस। तो जो इंटरवेनल क्लोरोसिस है, इंटरवेनल क्लोरोसिस, दीज आर द डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्रिएटेड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द जिंक। अब जिंक के बाद हम आते हैं इसमें मैग्नीज। मैग्नीज हो गया, तो आपको पता है मैग्नीज आयनों के रूप में, मैग्नीज आयंस के रूप में प्लांट में एब्जॉर्ब होता है। अब जो मैग्नीज आयन के रूप में प्लांट में एब्जॉर्ब हो रहा है उसका फंक्शन क्या है मैग्नीज का, जो मेन फंक्शन है मैग्नीज का, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। तो ये टिश्यू में कलेक्ट हो रहा है, जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, आपने पढ़ता है जो फोटोसिंथेसिस पार्ट होता है, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस। हियर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, इट इज इसेंशियल फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की फोटोलिसिस में लगातार ब्रेकडाउन में यहाँ पर मैग्नीज इसेंशियल है। अगर वाटर की फोटोलिसिस नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर O2 प्रोडक्शन नहीं होगा, जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा प्लांट्स में, तो प्लांट्स का यूज़ नहीं हो पाएगा। तो कंटिन्यू जो उसका यूज़फुल है यहाँ पर। तो इसके अलावा जो मैग्नीज़ है उसका जो और पार्ट है वो इंटरवेनर क्लोरोसिस हो सकता है, मार्श स्पॉट डिसीज़ हो सकते हैं। क्या है यहाँ पर जो डेफिशिएंसी है, द मार्श स्पॉट डिसीज़।
मार्श स्पॉट डिसीज़। मार्श आपको पता है जो दलदली क्षेत्र होते हैं उससे वर्ड निकला हुआ है। मार्श जो प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं उसमें यहाँ पर स्पॉट्स आ जाते हैं जो यहाँ पर सॉफ्ट पार्ट हो जा रहे हैं। दिस इज द मार्श स्पॉट डिसीज एज वेल एज द इंटरवेनल क्लोरोसिस। दिस इज द इंटरवेनल क्लोरोसिस। फिर इसके बाद हम आते हैं किसमें, मैग्नीज के बाद मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम है आपका वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए बहुत इसेंशियल है मोलिब्डेनम। और प्लांट्स क्या करते हैं यहाँ पर मोलिब्डेट आयनों के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ द मोलिब्डेट आयंस एज वेल एज इसेंशियल फॉर एंजाइम एक्टिवेटर्स। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिनकी एक्टिवेशन के लिए मोलिब्डेनम की आवश्यकता होती है। और अगर मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी हो जाए तो डेफिशिएंसी से कौन से सिम्टम क्रिएट होते हैं, एक होता है डेफिशिएंसी सिम्टम। तो जो डेफिशिएंसी सिम्टम है मोलिब्डेनम का उसे कहते हैं वेप्टेल डिसीज़। आपने नाम सुना होगा वेप्टेल डिसीज़, दिस इज द वेप्टेल डिसीज़। वेप्टेल डिसीज़ में क्या होता है, जो बीच का इंटरनोड पार्ट होता है वो बहुत लंबा हो जाता है और जो लीव्स होती हैं वो यहाँ पर कॉम्पैक्ट मैनर में नहीं होती, दैट इज कॉल्ड द वेप्टेल डिसीज़। तो यहाँ आपने बहुत सारे मिनरल्स देखे जो मिनरल न्यूट्रिशन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, बोरान हो गया, ठीक है, मोलिब्डेनम हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो सल्फ़र है वो सल्फेट आयनों के रूप में प्लांट्स द्वारा यूज़ होता है। एज वेल एज जो हमारी ओनियन और गार्लिक में जो स्मेल होती है वो किसके कारण से होती है, सल्फर के कारण होती है। एराइल सल्फाइड एक कंपाउंड होता है दैट इज प्रेजेंट इनटू द ओनियन एंड गार्लिक एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल। इसके लिए सल्फर यूज़ हो रहा है, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हेल्प कर रहा है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अलावा जो एमिनो एसिड की सिंथेसिस में फॉर्मेशन आता है, एमिनो एसिड सिंथेसिस, तो जो एमिनो एसिड की सिंथेसिस होती है उसमें यूज़फुल है। तो यहाँ पर सिस्टीन एमिनो एसिड हो गया, सिस्टीन, वेलिन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उन सब में सल्फ़र यूज़ हो रहा है। तो आपने ये देखा कितने प्रकार के मिनरल न्यूट्रिशन है, पर्टिकुलर मिनरल न्यूट्रिशन का सोर्सेज क्या है, सोर्स के अलावा किस फॉर्म में भी यूटिलाइज हो रहे हैं, आयनों के फॉर्म में किस तरह से यूज़ हो रहे हैं, आयनों के फॉर्म के अलावा क्रिटिकल एलिमेंट्स किसे कहते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं। ये सारे डेफिशिएंसी सिम्टम्स पढ़ने के बाद हम यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट्स, इट मीन्स द मिनरल्स are essential for the plant growth and development, but the excess of the minerals is very harmful. जो excess of minerals is very harmful, is toxic. जो excess होता है वो ज़्यादा टॉक्सिक होता है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, यहाँ पर पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये क्या करते हैं, काउंटर करंट करते हैं। ये यहाँ पर टॉक्सिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, neutralize the toxic effect, and this phenomena is called the toxicity. अब क्या होगा, the amount of the minerals, amount of micronutrients which is toxic to plants। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट है वो प्लांट्स के लिए टॉक्सिक है। तो जो टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है, तो इसमें एक वर्ड यूज़ होता है यहाँ पर टॉक्सिक इफेक्ट के बाद कि टॉक्सिक कंसंट्रेशन। तो जो टॉक्सिक कंसंट्रेशन है वो आप कैसे डिसाइड करते हैं, टॉक्सिक कंसंट्रेशन आपको डिसाइड करना है मिनरल्स में कि कैसे कर सकते हैं,
कि इसका टॉक्सिक इफेक्ट क्या है, कौन कौन से इसमें फॉर्मेशन हो रहे हैं, किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमको इसके टॉक्सिक इफेक्ट देखना है। अगर हम यहाँ पर मिनरल एब्जॉर्प्शन देखते हैं तो जो भी यहाँ पर टॉक्सिक इफेक्ट है, टॉक्सिक इफेक्ट समझने के लिए हम एक फिनोमेना यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। इससे प्लांट्स की टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा कि जो हायर अमाउंट में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। मिनरल्स एंड कंसंट्रेशन विच रिड्यूसेस द ड्राई वेट ऑफ द टिश्यू, द अमाउंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या कंसंट्रेशन विच रिड्यूसेस द ड्राई वेट ऑफ टिश्यू, जो टिश्यू के ड्राई वेट को बाई 10% इज नोन एज अमाउंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंसंट्रेशन विच रिड्यूसेस द ड्राई वेट ऑफ द टिश्यू बाई 10%, जो 10% तक ड्राई वेट को कम कर दे तो उसे कहते हैं दिस द टॉक्सिक कंसंट्रेशन, नोन एज द टॉक्सिक कंसंट्रेशन, दिस द टॉक्सिक कंसंट्रेशन। प्लांट के ड्राई वेट को 10% अगर कम कर देता तब वो टॉक्सिक कंसंट्रेशन है। और बहुत सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं विच आल्टर द मैकेनिज्म, और ये प्लांट की पूरी मैकेनिज्म को क्या करते हैं, अल्टर कर देते हैं, विच आल्टर द मैकेनिज्म। अब इसमें हम डेफिशिएंसी जब पढ़ते हैं तो कैसे कैसे यहाँ पर डेफिशिएंसी पढ़ना है, तो जैसे मैग्नीज है वो टॉक्सिक होता है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, द मैग्नीज is toxic for the plants in various amounts, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग अमाउंट में मैग्नीज टॉक्सिक होता है। एंड alter the absorption of other minerals, जो अदर मिनरल्स है उसका भी एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है, ये अल्टर कर देता है। तो अल्टर द एब्जॉर्प्शन एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ द अदर मिनरल्स। जो मैग्नीज होता है वो क्या क्या साइड इफेक्ट हैं इसमें, इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ जो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उस आयरन के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर दे रहा है। तो रिड्यूसेस द अपटेक ऑफ आयरन मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम जो है अपने एंजाइम से ऐड नहीं कर रहा है, तो रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम एज वेल एज इनहिबिट द मैग्नीशियम एक्टिविटी, मैग्नीशियम कंबाइनिंग कैपेसिटी, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है मैग्नीशियम की उसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर, इनहिबिट कर रहा है कैपेसिटी टू एंजाइम्स, जिससे कारण से मैग्नीशियम एंजाइम से कंबाइन नहीं कर पा रहा। एज वेल एज मैग्नीशियम के अलावा जो कैल्शियम पार्ट होता है वो कैल्शियम भी यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है। तो जो कैल्शियम ट्रांसलोकेशन होता है और रिड्यूसेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ कैल्शियम, रिड्यूसेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ calcium. These are deficiencies in terms of the manganese which is toxic for the plants in various concentration and the amount and alter the absorption of the other minerals. तो आयरन और मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर रहा है। यहाँ पर मैग्नीशियम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है किससे, एंजाइम्स से, उसको अल्टर कर रहा है। जो ट्रांसलोकेशन होता है कैल्शियम का उसको क्या कर दे रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है। दीज आर द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द micronutrients which is present in the excess amount in the plants. अब आपको पता है कि जो सॉइल होता है इट इज़ द रिजर्वायर ऑफ द मिनरल्स। जो सॉइल होती है वो रिजर्वायर होती है। सॉइल में रॉक के वेदरिंग से जो भी मिनरल्स बनते हैं, इसीलिए मैं उसको मिनरल्स कहते हैं। और द अपटेक ऑफ बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड द मिनरल न्यूट्रिशन। तो रॉक्स में जो वेदरिंग हो रही है, अब आप टॉक्सिक इफेक्ट के अलावा अगर और इफेक्ट पढ़ना चाहें इसमें कि क्या क्या और इसमें फंक्शन है, तो आप देखें इसमें
जो फंक्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं। नाउ द वेरियस फैक्टर्स। अब हम क्या देखते हैं कि मिनरल्स या आयंस प्रेजेंट इन सॉइल एंड देयर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन। कैसे सॉइल में एब्जॉर्ब हो रहा है, कैसे ट्रांसलोकेशन हो रहा है। इसके पहले हम एक चीज़ और पढ़ना चाहेंगे कि मिनरल साइन की जो सॉइल में प्रेजेंस है, कैसे एब्जॉर्प्शन ट्रांसलोकेशन हो रहा है। दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, मोबिलाइज्ड एलिमेंट्स एज वेल एज इमोबिलाइज्ड। मोबिलाइज्ड इमोबिलाइज्ड क्या है? The elements are the minerals which are shifted from the one part to the other in the plant is called the mobilized elements, and the mobilized elements are always produced into the older parts, and due to the death and decay as well as the abscission as well as the disintegration, the older parts, the various elements goes into the younger parts from ओल्डर पार्ट्स। कैसे ओल्डर पार्ट्स में यंगर पार्ट्स? तो जो डेफिशिएंसी सिम्टम है तो कहाँ पर क्रिएट होंगे? एज वेल एज द डेफिशिएंसी सिम्टम्स arises in the older parts. These are the mobilized elements. तो जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मोबिलाइज हो रहे हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, उन शिफ्टिंग को किस तरह से हम जान सकते हैं? जो मोबिलाइज्ड एलिमेंट्स थे। अब मोबिलाइज्ड एलिमेंट्स के जो एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसके मोबिलाइजेशन होता है और ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिसमें मोबिलाइजेशन नहीं होता? तो जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसमें NK और कैल्शियम एज वेल एज these are the mobilized elements which are produced into the older parts as well as shifted to the younger parts, and the deficiency symptoms arising into the older parts. Now the immobilized elements. तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑलवेज कहाँ क्रिएट होंगे? डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन यंगर पार्ट्स। इसमें जो यंगर पार्ट्स है उसमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्रिएट होंगे। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्स मोबिलाइज नहीं कर रहे हैं, एक ही प्लेस पर हैं। जब एक ही प्लेस पर हैं तो अपनी प्लेस से मोबिलाइजेशन नहीं होगा। जब एक ही प्लेस से मोबिलाइजेशन नहीं होगा तो इसमें आपका जो सल्फ़र है, एग्जाम्पल सल्फ़र और कैल्शियम जैसा इमोबिलाइज्ड एलिमेंट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट नहीं होते हैं। अब मोबिलाइज्ड और इमोबिलाइज्ड के बाद हम आते हैं मिनरल आयंस प्रेजेंट द सॉइल एज देयर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन। अभी तक हमने मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा। मिनरल न्यूट्रिशन में हमने देखा कि कौन कौन से मिनरल्स हैं, माइक्रो हैं कि मैक्रो हैं, फंक्शनल हैं या क्वांटिटी के आधार पर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अब वो मिनरल्स आयंस किस तरह से सॉइल में है, कैसे उनका एब्जॉर्प्शन होता है। तो सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि व्हाट इज़ मिसल। दिस इज़ द मिसल। मिसल मीन्स सॉइल पार्टिकल। जो सॉइल पार्टिकल होता है दैट इज कॉल्ड द मिसल, एच विच कंटेन्स ए लॉट ऑफ कैटायंस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम,
magnesium, calcium, etc. These are the cations present in the micelles, and the silicon ion is continuously shifted by the aluminum, magnesium, calcium, etc. Due to the shifting of the silicon from aluminum and aluminum from the magnesium and magnesium from the calcium, the micelle contains, the surface of the micelle is slightly negative in comparison to the previous surface. लगातार सिलिकॉन आयन के एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम से शिफ्ट होने के कारण जो मिसेल की जो सरफेस है वो यहाँ पर निगेटिवली चार्ज हो जाएगी. एज वेल एज इन द सॉइल सॉल्यूशन always the various type of cations are present, such as the K+. These are the cations present in the soil solution. So due to the negatively charged surface of the micelle, the K+ ion is continuously adsorbed, not absorbed. K+ ion is adsorbed into the micelle. Now due to the adsorption of the cations on the negatively surface and negatively charged micelle surface, the cations are always closely combined with the micelle. इसीलिए कभी भी कैटायंस की कमी नहीं होती, क्योंकि कैटायंस मिसेल की सरफेस पर जोर से जुड़े रहते हैं और हमेशा एनायंस जो होते हैं, एनायंस में कार्बोनेट हो सकते हैं, फास्फेट हो सकते हैं. द डेफिशिएंसी ऑफ द एनायंस टेक्स प्लेस. व्हाई? बिकॉज एनायंस आर नॉट क्लोजली कंबाइंड विद द मिसेल सरफेस, से क्लोजली जुड़े नहीं होते हैं. इसीलिए सॉइल में एनायंस की डेफिशिएंसी हो जाती है और जब तेज़ बारिश होती है तो एनायंस बह जाते हैं, लेकिन कैटायंस नहीं बहते, क्योंकि यह मिसेल की सरफेस पर सॉइल सोल्यूशन से निकलकर तेज़ी से जुड़े रहते हैं. अब जब यहाँ से तेज़ी से सॉइल सोल्यूशन जुड़ गए तो हमेशा कैटायंस अवेलेबल हो रहे हैं मिसेल को, और एनायंस परमानेंटली कंबाइंड नहीं है, इसलिए अवेलेबल नहीं हो रहे हैं. तो अगर हम देखते हैं सॉइल में और सैंड में क्या डिफरेंस है. सैंड इज नॉट द बेस्ट मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. व्हाई? बिकॉज इन सैंड क्या नहीं है, यहाँ पर कैटायंस एनायंस इन मिनरल्स के फॉर्म में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है, लेकिन सॉइल में यहाँ पर कैटायंस और एनायंस दोनों क्या हैं, प्रेजेंट है. इसीलिए सॉइल को क्या माना है, बेस्ट मीडियम माना गया है. इसीलिए सैंड में बहुत जल्दी ग्रोथ प्लांट्स की नहीं हो पाती. सॉइल में भी ऐसी सॉइल जिसमें यहाँ पर लॉट ऑफ कैटायंस एनायंस होते हैं, वो हाईली न्यूट्रिशियस होती है, प्रोडक्टिव होती है, प्लांट्स के लिए यूज़फुल होती है. हम आते हैं यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, कि कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है. तो मिनरल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर, हाउ द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस. नाउ द मिनरल एब्जॉर्प्शंस, द मैकेनिज्म which are related to the mineral absorption. It is of two types, the passive absorption as well as the active absorption. How can you differentiate that is the passive as well as this is the active? यहाँ पर without use of energy, अगर हो रहा है absorption तो passive है. The various theory which is the various theories which proves that the passive absorption mineral takes place. So first is the mass flow या bulk flow. जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है बल्क में, उसी तरह से प्रेशर से यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स प्लांट्स में पैसिवली एब्जॉर्ब्ड हो रहे हैं. प्लांट्स यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहा, एनर्जी खर्च नहीं कर रहा. दैट इज कॉल्ड द मास फ्लो, आल्सो कॉल्ड द बल्क फ्लो, एज वेल एज द आयन बैलेंस, आयन एक्सचेंज थ्योरी. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी फॉर द पैसिव एब्जॉर्प्शन. कैसे होती है? नाउ इन द सेल, दिस इज द सेल. ड्यू टू द respiration, CO2 is produced and CO2 combines with the H2 to make the
H2CO3 carbonic acid, and carbonic acid is again divided into the H plus and HCO3 माइनस। जो कार्बोनिक एसिड बन रहा है सेल में CO2 H2O के कॉम्बिनेशन से, तो कार्बोनिक एसिड डिसइंटीग्रेट कर जा रहा है H प्लस से और HCO3 माइनस में। दिस इज द सेल, दिस H प्लस आयन गोज इनटू द, कहाँ जा रहे हैं ये बाहर की तरफ, क्या है सेल या प्लांट के रूट्स के या रूट हेयर्स के बाहर क्या है, सॉइल सॉल्यूशन है। सॉइल सॉल्यूशन में क्या है, मिसल्स हैं। सॉइल सॉल्यूशन में बहुत सारे मिसल्स हैं। तो यहाँ से K प्लस आयन इज एब्जॉर्ब्ड एंड द H प्लस आयन इज रिलीज्ड आउट। कंटिन्यू कार्बोनिक एसिड के डिकम्पोजिशन से H प्लस आयन बाहर निकलते रहेंगे और K प्लस आयन अंदर आते रहेंगे। दिस इज़ द आयन एक्सचेंज थ्योरी। इस तरह से यहाँ पर H प्लस के बदले में अदर कैटायंस कंटिन्यू एब्जॉर्ब होते रहेंगे। दिस इज कॉल्ड द आयन एक्सचेंज थ्योरी विच प्रूव्स दैट इज द पैसिव एब्जॉर्प्शन एज वेल एज डोनन इक्विलिब्रियम। Now the third theory is Donan equilibrium. According to Donan, there is a lot of the indiffusible ions inside the cell. According to this theory, the various non-diffusible ions are present इनसाइड द सेल। अब सेल के अंदर बहुत सारे यहाँ पर नॉन डिफ्यूजिबल आयंस हैं। इस आयंस को, दीज आर द आयंस, इस आयन को काउंटर करंट या बैलेंस करने के लिए जो आउटसाइड है सेल के बाहर, वहाँ पर बहुत सारे कैटायंस और एनायंस हैं। दीज आर द कैटायंस भी हैं एंड एनायंस भी हैं। अब ये नॉन डिफ्यूजिबल हैं, ये बाहर नहीं जा सकते हैं, तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जो एक्सटर्नल साइड में द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायंस ऑन द एक्सटर्नल साइड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायंस ऑन द इनर साइड इज जस्ट इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एनायंस ऑन द आउटर साइड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एनायंस ऑन द इनर साइड। तो एक्सटर्नल और इनर दोनों ही साइड में जो कैटायंस और एनायंस का बैलेंस होता है दैट इज कॉल्ड द डोनन इक्विलिब्रियम। तो अभी आपने देखा किस तरह से पैसिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है। Now we come into the active absorption theory. Active absorption theory. It utilizes the energy. ये एनर्जी को क्या करता है, यूटिलाइज करता है। अब जब एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन में, तो यहाँ पर दो थ्योरी हैं, साइटोक्रोम पंप थ्योरी, साइटोक्रोम पंप थ्योरी प्रपोज्ड बाय द, किसने प्रपोज किया है बताएं, कौन बता सकता है साइटोक्रोम पंप थ्योरी किसने प्रपोज किया? प्रपोज्ड बाय London-Gerd as well as, according to this cytochrome theory, there is a various enzymatic molecules which by the use of the energy they carry the minerals from the lower side to the upper side of the plants या inside the plants against the concentration gradient. Now the protein lecithin theory. The protein lecithin theory is given by the, बताइए किसने दिया protein lecithin theory? Bennett and Clark, also called the carrier concept theory. Carrier concept theory proposed by Bennett and Clark.
अकॉर्डिंग टू कैरियर कंसेप्ट थ्योरी दिस आर फास्फेटाइड्स मॉलिक्यूल्स। जो फास्फेटाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनायंस होते हैं और वो कैटायंस से कंबाइन कर लेते हैं और ईजिली उसको सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैरी करते हैं, ले जाते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू मिनरल्स क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं। और इसके बाद जो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, वाई द प्रोसेस ऑफ द एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। अभी आपने देखा दोनों थ्योरी में किस तरह से मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इससे पहले आपने वाटर का एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, या मिनरल का एब्जॉर्प्शन है पैसिव एंड एक्टिव, द विदाउट एनर्जी, द मास फ्लो और द बल्क फ्लो। जैसे प्रेशर के थ्रू जो है वाटर के साथ डिजॉल्व मिनरल्स आ रहे हैं, वो मास फ्लो या बल्क फ्लो के रूप में कहाँ हो जा रहे हैं, ट्रांसलोकेट हो जा रहे हैं, एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। आयन एक्सचेंज थ्योरी में आपने देखा सेल के अंदर CO2 और H2 कंबाइन करके H2CO3 बनाते हैं और वो डिसइंटीग्रेट करते हैं H+ में और बाइकार्बोनेट आयन में। H+ आयंस आर रिप्लेस्ड बाय द मिसल्स। तो H+ आयंस के बदले में आयन का एक्सचेंज होता है, K+ आयन लगातार अंदर आ जाते हैं। डोनल इक्विलिब्रियम में इनसाइड द सेल एज वेल एज आउटसाइड द इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स दोनों में आयनों का बैलेंस रहता है। और जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है वो साइटोक्रोम पंप थ्योरी है, लेनिनगर्ड ने दिया था। प्रोटीन लेस्थिन थ्योरी, कैरियर कंसेप्ट थ्योरी प्रपोज्ड बाय बेनेट एंड क्लार्क ने दिया था। इस तरह से यहाँ पर मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है और मिनरल के एब्जॉर्प्शन के बाद ट्रांसलोकेशन हो रहा है। अब मिनरल के एब्जॉर्प्शन ट्रांसलोकेशन के बाद हम आते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नाइट्रोजन साइकिल। व्हाट डू यू मीन नाइट्रोजन साइकिल? आपको पता है एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है वो गैस के फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन को ऐसे ट्रिपल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज, दैट इज इसेंशियल फॉर द कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रोजन गैस इनटू द वेरियस एब्जॉर्बेबल फॉर्म बाय द प्लांट्स। तो नाइट्रोजन गैस 78 पॉइंट समथिंग होता है, 78.89% में होता है एटमॉस्फेयर में, गैस के फॉर्म में होता है। इस तरह से इसको इंडिकेट करते हैं। नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम होता है वो इसेंशियल होता है। अब जो नाइट्रोजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल को हम यहाँ पर जो हमारा फोर्थ मोस्ट एबंडेंट मिनरल है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन बहुत इसेंशियल है प्लांट्स के लिए। अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बहुत सारे यहाँ पर डेफिशिएंसी सिम्टम क्रिएट हो जाते हैं। और नाइट्रोजन मोस्टली प्लांट्स में हर समय डेफिशिएंसी बनी रहती है, क्योंकि कंटिन्यू नाइट्रोजन गैस को तो प्लांट एब्जॉर्ब कर नहीं पाते हैं। नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करेंगे? नाइट्रोजन गैस इज कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रेट एज वेल एज अमोनियम आयंस एज वेल एटसेट्रा। इस फॉर्म में प्लांट क्या कर पाते हैं? एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो जो नाइट्रोजन साइकिल है, व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल? द कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रोजन इनटू द यूटिलाइजेबल फॉर्म। किस यूटिलाइजेबल फॉर्म में किस तरह से एब्जॉर्ब कर सकते हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 4 पार्ट में इसकी स्टडी करते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप्स में एक होता है यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा पार्ट होता है यहाँ पर अमोनिफिकेशन। तीसरा होता है यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन, एज वेल एज द फोर्थ पार्ट इज कॉल्ड द डीनाइट्रिफिकेशन। अब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसमें जो नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, द फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल। तो फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है या बायोलॉजिकल है। फिर इसके बाद क्या होता है यहाँ पर? द कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रोजन गैस इनटू द यूटिलाइजेबल फॉर्म नाइट्रेट एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ द अमोनिया। तो इसमें फिजिकल और बायोलॉजिकल में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट करते हैं हम यहाँ पर देखते हैं। ये नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन गैस को यहाँ पर
नाइट्रेट में कन्वर्ट किया गया। दिस इज अ फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंबाइंस विद द ऑक्सीजन टू मेक द नाइट्रिक ऑक्साइड। बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, केमिस्ट्री नहीं है। नाइट्रिक ऑक्साइड इज अगेन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू मेक द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर टू मेक द नाइट्रस एसिड एज वेल एज द नाइट्रिक एसिड. Now the nitrous and nitric acid converted into the nitrate. This is a physical nitrogen fixation. Physical nitrogen fixation. As well as the biological nitrogen fixation, when this process is carried out by the bacteria as well as the symbiotic bacteria, cyanobacteria, this is the biological nitrogen fixation. The various type of bacteria is carried out this process as well as the cyanobacteria Nostoc, Anabina, Calothrix, as well as various symbiotic and non-symbiotic cyanobacteria. This is nitrogen converted into the nitrate by the physical process as well as the biological process. Now the nitrate is absorbed by the plants and it is transferred into the animals. After the death and decay of the plants and animals, this is a microbial action. एक बैक्टीरिया होता है Bacillus ramosus, the conversion of the plants and animals. This is the microbial decomposition. एग्जाम्पल है यहाँ पर Bacillus ramosus. द बैक्टीरिया Bacillus ramosus convert the dead and decay part of the plants and animals into the ammonium. अमोनियम आयंस के रूप में हो सकता है, अमोनिया के रूप में हो सकता है, एज वेल एज द अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू द नाइट्राइट. अमोनिया किस में कन्वर्ट हो, नाइट्राइट, विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास as well as Nitrosococcus, and the nitrite is again converted into the nitrate via the bacteria Nitrobacter. Now this is the nitrogen fixation. The second part is ammonification and the third part is nitrification, and nitrate is again absorbed by the plants. Some bacteria which disintegrate the nitrate again into the nitrogen gas is called the denitrificans bacteria. These reduces the soil fertility because the nitrate is again converted into the nitrogen gas. ये सब फिक्सेशन कर रहे हैं और ये क्या कर रहा है, वापस उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर रहा है. इसमें एग्जाम्पल है आपका Pseudomonas, the name of the bacteria Pseudomonas, Clostridium denitrificans. Now this is the नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीटेड. इस पूरे प्रोसेस के थ्रू लगातार प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते रहते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में और वापस नाइट्रेट एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है. तो जो इकोनॉमिकल बैलेंस बना रहता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ऑलवेज प्रेजेंट द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स. तो जो रूट नोड्यूल्स होते हैं लेग्यूम्स में, लेग्यूम क्या है, द लेग्यूमिनस प्लांट्स, द एग्जाम्पल ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स इज द बीन, पी एट्सेट्रा जितने सेम है, मटर है, सब लेग्यूमिनस हैं. इनकी रूट नोड्यूल्स होती है. दीज आर द रूट नोड्यूल्स. दे आर पिंक कलर एंड कंटेन्स ए बैक्टीरिया कॉल्ड द राइजोबियम in the root nodules as well as in the shoot nodules is called the aerobacterium, aerorhizobium. There are two types of rhizobium. Rhizobium in the root nodules as well as aerorhizobium in the shoot nodules. And the bacteria contains a pigment called the leg hemoglobin. This pigment carry the oxygen as well as very essential for the formation of the conversion of the nitrogen into the nitrate
एंड प्रोटेक्ट्स द नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ये हमारा जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, बिकॉज इफ द लेग हीमोग्लोबिन डू नॉट कंबाइंड विद द ऑक्सीजन द लेग ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज नॉट फॉर्म्ड एंड नाइट्रोजिनेज एंजाइम द फंक्शन ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज इनहिबिटेड। जो लेग हीमोग्लोबिन बन रहा है वो रूट नोडुल्स में बन रहा है। रूट नोडुल्स पिंक कलर के होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होते हैं, और ये सब जो हमारे एलिमेंट होते हैं बोरान और मैग्नीज उसकी प्रेजेंस में हो रहा है। तो आप देख रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन में आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए, कितने तरह के मिनरल्स होते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन है कि पैसिव एब्जॉर्प्शन है, कैसे मिनरल ट्रांसलोकेट हो रहे हैं एपोप्लास्ट से और सिम्प्लास्ट से, किस तरह से नाइट्रोजन साइकिल हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो पर्टिकुलर मिनरल्स होते हैं अलग अलग, उन सब मिनरल्स का क्या रोल है, क्या सोर्स है, क्या फंक्शन है। इसके अतिरिक्त जो टॉक्सिसिटी होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जैसे उनका हायर लेवल बढ़ता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी आपने पढ़ लिया। डेफिशिएंसी सिम्टम्स किसे कहते हैं, अगर उनकी एब्सेंस हो जाती है तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहते हैं। और डेफिशिएंट क्यों कहते हैं, द अमाउंट ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विच आल्टर द मैकेनिज्म एज वेल एज द फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट ग्रोथ एज वेल एज डेवलपमेंट इज कॉल्ड द डेफिशिएंसी सिम्टम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे।